हाँ, लास्ट लेक्चर में हमने जो है कुछ एक्ट्स देखे थे, ठीक है। तो बताओ 1773 के बारे में, रेगुलेटिंग एक्ट के बारे में बताओ क्या क्या हुआ था, फटफट बताओ, हमको रिवीजन लेना है। बताओ जल्दी से, 1773 रेगुलेटिंग एक्ट में क्या क्या हुआ था, बताओ कोई पॉइंट बताओ, क्या हुआ था बताओ। हाँ, गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल बना था, बरोबर है, ठीक है। और क्या हुआ था, जल्दी जल्दी बताओ, और क्या हुआ था। सुप्रीम कोर्ट सेटअप हुआ था, कहां पे सेटअप हुआ था, कोलकाता में, 1774 में, ठीक है। और गवर्नर जनरल की काउंसिल होती थी, उसमें 4 मेंबर्स होते थे, ठीक है। और बॉम्बे और मद्रास के जो गवर्नर होते थे वो सबऑर्डिनेट होते थे उसके लिए, ठीक है। ये आपका रेगुलेटिंग एक्ट हो गया। देन 1784 का पीट्स इंडिया एक्ट, बताओ इसके बारे में, बताओ इसके बारे में। बोर्ड ऑफ कंट्रोल और बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, ये दो पोस्ट क्रिएट किए गए, बोर्ड ऑफ कंट्रोल और बोर्ड ऑफ डायरेक्टर। बताओ इसका फंक्शन क्या है बोर्ड ऑफ कंट्रोल का, बताओ तुम बताओ, बोर्ड ऑफ कंट्रोल का क्या काम था। एडमिनिस्ट्रेशन, हाँ, रिलेशन, टैक्सेशन, फॉरेन अफेयर्स, मिलिट्री। जो इंपॉर्टेंट वर्क थे वो बोर्ड ऑफ कंट्रोल के पास थे, ध्यान में रखना, बताया था मैंने, ठीक है। देन बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, आप बताओ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के पास क्या काम था, क्या काम था उनके पास। ट्रेड एंड कॉमर्स, वाणिज्य और व्यापार, ध्यान में रखना, इनके पास क्या काम था, ट्रेड एंड कॉमर्स, ये मैंने आपको बताया था। ये बहुत बार क्वेश्चन पूछा जाता है कि बोर्ड ऑफ कंट्रोल और बोर्ड ऑफ डायरेक्टर कब आए, 1784 के पीट्स इंडिया एक्ट में आए थे, ठीक है। तो ये ध्यान में रखना, बहुत बार क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है। और ये जो एक्ट बन रहे हैं ये कहां पे बन रहे हैं, ब्रिटेन में बन रहे हैं। किसके लिए बन रहे हैं, ईस्ट इंडिया कंपनी के लिए, रेगुलेट करने के लिए बन रहे हैं, क्योंकि ईस्ट इंडिया कंपनी यहां पे रूल कर रही है, तो ईस्ट कंपनी पे रेगुलेशन करने के लिए बन रहे हैं, ये इसीलिए बने हैं बोर्ड ऑफ कंट्रोल, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, ठीक है। और गवर्नर जनरल के काउंसिल से मेंबर कम किए गए, हमने देखा है उसमें 3 मेंबर कर दिए गए थे, ठीक है। मेन मेन चीजें आपको पता होना चाहिए। देन 1793 ये फर्स्ट चार्टर, बताओ इसमें क्या हुआ था। हाँ, कंट्रोल ओवर इंडियन ट्रेजरी, भाई लूटो, भारतीय खजाने को लूटो आप। भारतीय खजाना अभी यूज कर सकते हैं, ब्रिटेन जो है वो यूज कर सकती है, ठीक है। उनके ऑफिसर की सैलरी वगैरह सब यहीं से जाएंगी, ठीक है। तो कंट्रोल ओवर इंडियन ट्रेजरी यहां पे हुआ है, ध्यान में रखना, 1793 वाला, ठीक है। इस पे भी क्वेश्चन पूछा है, ठीक है, ध्यान में रखो, जो मैं क्वेश्चन भी बोल रहा हूं ना वो पूछे गए हैं, आप इसको सीरियसली लो, बहुत बार क्वेश्चन पूछे हैं, ठीक है। देन सेकंड चार्टर कब हुआ, सेकंड चार्टर, हाँ 1813, 1813 में हुआ था सेकंड चार्टर। क्या हुआ था इसमें बताओ जल्दी से। हाँ, हाँ, मोनोपोली ओवर ट्रेड विल बी एबोलिश, ईस्ट इंडिया कंपनी की जो है मोनोपोली ओवर ट्रेड, मतलब पहले क्या होता था कि भारत में व्यापार कौन करेंगे, सिर्फ ईस्ट इंडिया कंपनी करेंगी, दूसरी कंपनी को अलाउ नहीं था। लेकिन अभी क्या क्या मैंने आपको एग्जाम्पल बताया था कि पार्लियामेंट पे जो है अडानी अंबानी जैसे जो लोग होते हैं उनका बहुत इंफ्लुएंस होता है। अभी उनको दिख रहा है कि भाई ईस्ट इंडिया कंपनी बहुत प्रॉफिट कमा रही है इंडिया में, तो अडानी अंबानी बोलेगा कि भाई ब्रिटेन पार्लियामेंट में कि भाई हमको भी परमिशन दो भारत में व्यापार करने के लिए, तो वो प्रेशराइज करेंगे ना पार्लियामेंट को वहां पे ब्रिटेन में। फिर वो क्या करेंगी, ये जो एक्ट लाया है इसमें ये कर देंगे कि भाई ईस्ट इंडिया कंपनी की जो मोनोपोली थी उसको हम एबॉलिश कर देते हैं, मतलब सब लूटो, अभी सब कंपनी आओ इंडिया में, बराबर है। तो ये किया गया 1813 के, ठीक है। और लेकिन उनकी कौन सी मोनोपोली जो है एबॉलिश नहीं की गई थी, टी, ट्रेड विथ चाइना, ठीक है, ध्यान में रखना, टी की मोनोपोली उसकी एबॉलिश नहीं की गई थी। यहां पे और एक चीज हुई थी, आपको पता है क्या, कि यहां पे जो है क्रिश्चियन मिशनरीज जो है उनको जो है धर्म प्रसार, जो रिलीजियस, टू स्प्रेड रिलीजन,
परमिशन गिवन टू स्प्रेड रिलीजन फॉर क्रिश्चियन मिशनरीज। जो क्रिश्चियन मिशनरीज थे वो यहाँ पे धर्म प्रसार कर सकते थे, वो भी उसमें परमिशन दी गई थी। एक बार इसका क्वेश्चन पूछा गया था कि क्रिश्चियन मिशनरीज को धर्म प्रसार के लिए मान्यता कौन से एक्ट में मिली थी? कौन से एक्ट में मिली थी? 1813, जो सेकंड चार्टर था। ठीक है, तो आपको यह भी पता होना चाहिए। देन थर्ड चार्टर 1833, बताओ इसके बारे में क्या क्या हुआ था? हाँ, इंट्रोडक्शन ऑफ आईसीएस, इंडियन सिविल सर्विसेज, यहां पे भारतीय नागरिक सेवा की शुरुआत की गई। ठीक है, और ये वही साल है 1833 जहां पे कौन सी पोस्ट क्रिएट की गई थी? कौन सी पोस्ट क्रिएट की गई थी? गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया। मैंने वो भी बताया था कि क्यों गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया बनाने की जरूरत पड़ी। क्यों जरूरत पड़ी? क्योंकि मोस्ट ऑफ द इंडिया में ब्रिटिश का अभी रूल आ गया था। मैंने बोला था 1818 जो सबसे बड़ा पावर था मराठा, वो भी हार गए, तो मोस्ट ऑफ द इंडिया तो उनके कंट्रोल में आ गया। तो इसीलिए उनको क्या जरूरत पड़ी? गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया बनाने की। तो जो गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल था उसी को गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया बना दिया। ठीक है, कौन थे पहले? ये भी क्वेश्चन पूछते हैं आपको। विलियम बेंटिंग। ठीक है, विलियम बेंटिंग बहुत ही अच्छा आदमी, मैं हिस्ट्री में बताऊंगा कि इसी के टाइम पे जो है सती बैन हुई थी। आपको पता है राजा राम मोहन राय 1829 में सती प्रथा बैन हुई थी, और जो चाइल्ड मैरिज वो भी बैन हुआ था। ठीक है, जो नरबली, नरबली पता है ना आपको? जो नरबली देते थे पहले, वो भी बैन किया गया था। ठीक है, इसके टाइम पे, बेंटिंग के टाइम पे। और एक एजुकेशन रिफॉर्म आया था, मैक्यूले, मैक्यूले का एजुकेशन रिफॉर्म, ये हिस्ट्री में पढ़ेंगे आप। तो बेंटिंग जो है वो एक रिफॉर्मर करके, रिफॉर्मिस्ट करके भी था गवर्नर। ठीक है, तो ये आप ध्यान में रखना। वही लास्ट गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल भी था, और वही फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया भी था। ठीक है, तो ये चीज आपको पता होना चाहिए। ठीक है, अच्छा 1853 चार्टर क्या हुआ था यहाँ पे? ये फोर्थ चार्टर है। क्या हुआ था बताओ आप, क्या हुआ था फोर्थ चार्टर में? क्या हुआ था? अनएम्प्लॉयमेंट नहीं, एक्चुअली जो एग्जाम जो है वो कंडक्ट करना स्टार्ट किया था, सिविल सर्विस एग्जाम कंडक्टेड। देखो, सिविल सर्विस यहां पे डिपार्टमेंट क्रिएट किया गया। हाँ, एग्जाम जो है यहां पे कंडक्ट किया गया था। और मैंने आपको बताया था कि मॉडर्न पार्लियामेंट्री सिस्टम यही से स्टार्ट हुआ है 1853। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, लेजिस्लेटिव और ये क्रिएट किया गया एग्जीक्यूटिव। ठीक है, तो ये आपको पता होना चाहिए। देन नेक्स्ट वाला जो हमने 1858 देखा था, 1858 देखा था। हाँ, बताओ इसके बारे में, 1858 के बारे में बताओ जल्दी से। हाँ, हेलो, एक मिनट। हाँ, अभी थोड़ा सा बिजी हूं मैं, थोड़ा 1 घंटे के बाद कॉल कीजिए, ठीक है ना? ओके, हाँ। हाँ, देखो यहां पे बहुत बड़ा चेंजेस आया, यहां पे इंडिया में बहुत बड़ा चेंजेस आया, क्योंकि आपको पता है कि 1857 रिवॉल्ट हुआ था। तो इसकी वजह से क्या हुआ? ईस्ट इंडिया कंपनी का जो रूल है वो जाते जाते बच गया, है ना? तो उनको एक्चुअली शॉक था, 1857 रिवॉल्ट जो है शॉक था ब्रिटिशरों के लिए, ईस्ट इंडिया कंपनी के लिए, कि उनको पता, उनको समझ भी नहीं आया कि इतना बड़ा रिवॉल्ट कैसे हो गया। वो तो हमारी यूनिटी नहीं थी, मैंने आपको थोड़ा सा स्टोरीज भी बताया था कि वो तो हमारी यूनिटी नहीं थी कि वो, नहीं तो हम वो तभी ईस्ट इंडिया कंपनी जो है वो चली जाती। ठीक है, तो इसके बाद जो है 1858 का एक्ट आया है। तो इसमें क्या क्या हुआ है? ईस्ट इंडिया कंपनी जो है उसका रूल्स खत्म कर दिया गया। यहां पे ध्यान में रखो, किसका रूल खत्म हो गया? ईस्ट इंडिया कंपनी का। और डायरेक्टली रूल किसका आ गया? क्राउन रूल बोलते हैं जिसको, रानी का शासन, ब्रिटेन के रानी का। पहले क्या होता था? पहले जो है क्राउन
देन ईस्ट इंडिया कंपनी वो रूल कर रही थी इसके थ्रू इंडिया में, इस तरह रूल हो रहा था। अभी क्या हो गया, डायरेक्टली इसका रूल आ गया यहां पे, समझ गया। तो ये हुआ यहां पे। देन उन्होंने जो है, जो ईस्ट इंडिया कंपनी के जो ओल्ड पोस्ट थे उसको एबॉलिश कर दिया। जैसे कौन कौन से एबॉलिश कर दिया, बोर्ड ऑफ कंट्रोल, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, उसको एबॉलिश कर दिया। देन और क्या किया, हाँ, और जो गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया है उसका नाम चेंज कर दिया इन्होंने, है ना। दो पोस्ट क्रिएट किए गए, कौन कौन से, हाँ, सेक्रेटरी ऑफ स्टेट, भारत मंत्री जिसको हम बोलते हैं, दो पोस्ट क्रिएट किए गए। क्योंकि अभी देखो डायरेक्टली रूल कर रहे हो, तो यहां पे जो है मतलब ब्रिटेन के पार्लियामेंट का शासन आया है, ठीक है। तो अभी क्या होगा कि अभी इंडिया को रेगुलेट करना है तो उनको भारत मंत्री की भी जरूरत पड़ेगी कि पूरा भारत का अफेयर्स वो हैंडल करें, ठीक है। इसलिए सेक्रेटरी ऑफ स्टेट जो है उन्होंने क्रिएट किया। और दूसरा पोस्ट कौन सा क्रिएट किया गया, वाइस राय क्रिएट किया गया, ठीक है। ये दो पोस्ट क्रिएट किए गए, ध्यान में रखना, ठीक है। वाइस राय का क्या, सेक्रेटरी ऑफ स्टेट का क्या काम था, आप बताओ, सेक्रेटरी ऑफ स्टेट का क्या काम था। पहले तो इंडिया में रहता था क्या, कहां पे रहता था, ब्रिटेन में रहता था, और ये ब्रिटेन के पार्लियामेंट का मेंबर था। और जैसे देखो, हमारी संसद है, संसद में जो है वो मिनिस्टर रहते हैं, बराबर है। और हर हर किसी को कोई ना कोई मिनिस्ट्री दी रहती है। उसी तरह इसको कौन सी मिनिस्ट्री दी गई है, भारत मंत्री की मिनिस्ट्री, कि भारत के लिए जो भी कानून बनाओ आप बनाओ, है ना। पार्लियामेंट में वो पेश करेंगे, वहां से पास करेंगे, और उसको लागू लागू करने का काम भारत मंत्री का रहेगा। और भारत मंत्री किसको बताएगा, वाइस राय को। ये जो भारत मंत्री जिसको सेक्रेटरी ऑफ स्टेट बोलते हैं, ठीक है, और वाइस रॉय, ये दो पोस्ट क्रिएट किए गए, ठीक है। और ये कौन होता था भारत मंत्री, संसद का मेंबर होता था, वहां के ब्रिटेन के पार्लियामेंट का मेंबर होता था। और उसको कौन सा मंत्री पद दिया गया था, जैसे फॉरेन मिनिस्टर होता है, एजुकेशन मिनिस्टर होता है, उसी तरह इसको कौन सा मंत्री पद दे दिया गया, भारत मंत्री, बरोबर है। तो ये बड़ी पोस्ट है, ठीक है। फिर ये जो भी कानून वहां पे इंट्रोड्यूस करेगा, पास होने के बाद ये लागू करने के लिए किसको बोलेगा, वाइसराय को बोलेगा। तो वाइसराय इंडिया में रह रहा है, ये कहां पे रह रहा है, ब्रिटेन में रह रहा है। लेकिन देखो, इसको रिपोर्ट किसको करना पड़ेगा, भारत मंत्री को ही करना पड़ेगा, समझ गया आपको। तो ये सब चीजें यहां पे हुई है, ध्यान में रखना, ठीक है। तो ये दो पोस्ट क्रिएट किए गए, ठीक है। देन और क्या हुआ था यहां पे, और क्या हुआ था, ये क्या है यहां पे तो दिया है मैंने, गवर्नर जनरल वॉज मेड द वाइसरॉय ऑफ इंडिया, ये सब चीजें मैंने आपको बताई है। और लॉर्ड कैनिंग जो है, जिसके टाइम पे 1857 रिवॉल्ट हुआ था, मैंने आपको बताया था डलहौसी जो है आग लगा के चला गया, आग लगा दी, आग लगा दी, है ना। उसने बहुत सारी चीजें इंट्रोड्यूस किया था, और बेचारा कैनिन आया और उसको बस ये रिवॉल्ट जो है वो फेस करना पड़ा। लेकिन उसने सक्सेसफुली सप्रेस किया 1857 रिवॉल्ट को, सक्सेसफुली उसने उसको खत्म कर दिया, 1857 के उठाव को। और इसीलिए उसको फर्स्ट वाइसराय बनाया गया, कैनिंग को ही, ठीक है। तो ये सब चीजें हमने देखी है, ठीक है। अभी हम देखते हैं, आज हम देखते हैं इंडियन काउंसिल एक्ट। आज के लेक्चर में हम देखते हैं 1861 का जो है इंडियन काउंसिल एक्ट 1861, भारत का सनदी कायदा 1861, यहां से हम स्टार्ट करते हैं, ठीक है। आप रिवीजन करके आते जाओ, आपके पास नोट्स भी है, मैंने बताया था कि उसमें आप एड ऑन भी कर सकते हो, कुछ एक्स्ट्रा पॉइंट होते हैं, एड ऑन भी कर सकते हो। और इसमें हम टेस्ट भी लेंगे, जैसे टॉपिक अपने खत्म होंगे हम टेस्ट भी लेंगे और टेस्ट पे डिस्कशन भी लेंगे, ठीक है। तो आपका टॉपिक बहुत अच्छे से हो जाएगा, ठीक है। अभी इसमें क्या क्या हुआ है 1861 के काउंसिल एक्ट में, ठीक है। तो देखो यहां पे इंपॉर्टेंट चीजें हुई थी कि यहां पे हाई कोर्ट सेटअप हुए थे, हाई कोर्ट सेटअप हुए थे, देखो हाई कोर्ट सेटअप,
कहां कहां पे सेटअप हुए थे? कलकत्ता, बॉम्बे एंड मद्रास, तीन जगह पे हाई कोर्ट सेटअप हुए हैं 1862 में। इंपॉर्टेंट है, तीन जगह पे हाई कोर्ट सेटअप हुए हैं, बॉम्बे, कलकत्ता, सबसे पहले कलकत्ता, बॉम्बे एंड मद्रास। इसके पहले आप देखेंगे ना कि अपने यहां जो जुडिशियल सिस्टम था, तो सुप्रीम कोर्ट तो हमने देखा था कलकत्ता में सेटअप हुआ था, बरोबर है। लेकिन जो है लोकल जुडिशरी अपने आप फॉर्म हुई थी, लेकिन कोई रेगुलेटरी जुडिशरी जो थी वो नहीं थी उस पे, ठीक है। तो अभी रेगुलेटरी जुडिशरी यहां पे स्टार्ट हुई है, तो हाईकोर्ट यहां पे सेटअप हुए हैं, ठीक है, ध्यान में रखना। तो कहां कहां पे हुए हैं? कलकत्ता, बॉम्बे एंड मद्रास 1862, ठीक है। और 1865 में इलाहाबाद में हुआ है। देखो सबसे पहले हाईकोर्ट कहां पे सेटअप हुआ है? कलकत्ता, देन बॉम्बे, देन मद्रास 1862 में ही, और 1865 में कहां पे हुआ है? इलाहाबाद में। तो ये तीनों हाईकोर्ट सेटअप हुए हैं। ये भी इंपॉर्टेंट है, देखो तीन भारतीयों को जो है कानून बनाने की व्यवस्था में जो है उनको शामिल किया गया। यहां पे देखो, इंट्रोड्यूस इंडियन रिप्रेजेंटेशन इन इंस्टीट्यूशन लाइक द वाइसराय एग्जीक्यूटिव लेजिस्लेटिव काउंसिल। हाँ, और इसमें जो है नॉन ऑफिशियल होते थे, नॉन नॉन ऑफिशियल, ऑफिशियल मतलब जो ब्रिटिश के रहेंगे, और ये नॉन ऑफिशियल है, ठीक है। जस्ट हम ले रहे हैं भाई, इसके लिए वो दिखा रहे कि हम इंडियंस को भी ले रहे हैं शामिल। जनरली वो क्या होते थे, उनके कठपुतली होते थे, जो उनके हाँ में हाँ मिलाए, ऐसे लोग होते थे, ठीक है। तो ये एक चीज किया गया यहाँ पे, ठीक है, ध्यान में रखना। तो इंपॉर्टेंट है, हाईकोर्ट सेटअप हुए हैं, और थ्री इंडियंस को जो है लेजिस्लेटिव काउंसिल, लेजिस्लेटिव काउंसिल मतलब कानून बनाने वाली व्यवस्था, यहाँ पे मैंने यहाँ पे दिया भी है, कायदे मंडल बोलते हैं, कायदे मंडल परिषद, ठीक है। तो ये आप ध्यान में रखना, एक इंपॉर्टेंट चीज यहां पे हुई है। बाद में आपको ये नोट्स जो है मिल जाएंगे, नोट्स जो है आपने लिए क्या, सर ने भेजे क्या इसमें ग्रुप में? ठीक है, मैं बोल देता हूं सर को, ठीक है। हाँ, देन, हाँ, यहां पे ये पोर्टफोलियो सिस्टम लाया गया। क्या होता है पोर्टफोलियो सिस्टम? जिसको खाते वाटप पद्धत बोलते हैं। इंडिया में पोर्टफोलियो सिस्टम स्टार्टेड बाय लॉर्ड कैनिंग। किसने स्टार्ट किया? कैनिंग ने, लॉर्ड कैनिंग ने स्टार्ट किया। तो इंडिया में पोर्टफोलियो सिस्टम किसने स्टार्ट किया है? ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है। लॉर्ड कैनिंग ने। पोर्टफोलियो सिस्टम क्या होता है, किसी को पता है? जैसे देखो आप सुनते होंगे कि जब भी कोई सरकार चुन के आती है, जैसे पकड़ लो कि 2024 में जो इलेक्शन हुए हैं, मोदी गवर्नमेंट चुन के आई है, ठीक है। अभी मोदी गवर्नमेंट, तो आपने न्यूज में सुना होगा कि अभी नरेंद्र मोदी जो है अपना पोर्टफोलियो चुनेंगे। पोर्टफोलियो चुनेंगे मतलब इंग्लिश न्यूज में दिखाया जाता है, पोर्टफोलियो मतलब क्या होता है कि किसको क्या मंत्री बनाना है, उसको बोलते हैं खाते वाटप। जैसे किसी को एजुकेशन मिनिस्टर बना देंगे, आपने यहां पे पोर्टफोलियो कौन डिसाइड करता है? डिसाइडेड बाय द पीएम, प्रधानमंत्री। हाँ, इसको एजुकेशन मिनिस्टर बना दो, इसको फाइनेंस मिनिस्टर बना दो, इसको एग्रीकल्चर मिनिस्टर बना दो, तो उसको बोलते हैं पोर्टफोलियो, खाते वाटप, जो इंडिया में पहले नहीं थी। किसने स्टार्ट किया इंडिया में? पोर्टफोलियो सिस्टम स्टार्टेड बाय द लॉर्ड कैनिंग। ये आप ध्यान में रखना। पोर्टफोलियो समझा क्या, किसको नहीं समझा? पोर्टफोलियो मतलब खाते वाटप, समझा सिंपल वर्ड में, ठीक है। जो भी डिपार्टमेंट होते हैं उसका डिस्ट्रीब्यूशन मिनिस्ट्री में, समझा ना आपको? पोर्टफोलियो सिस्टम इन्होंने स्टार्ट किया है। हाँ, यहां पे क्या किया, डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर भी स्टार्ट हुआ है। डिसेंट्रलाइजेशन मतलब एक होता है सेंट्रलाइजेशन, मतलब केंद्रीकरण, सब सत्ता एक के पास, ठीक है। दूसरा होता है डिसेंट्रलाइजेशन, मतलब सत्ता जो है बांट देना, ठीक है। तो पहले क्या था, गवर्नर के पास ही पूरा सेंट्रलाइज पावर, मतलब वाइसराय के पास ही पूरा सेंट्रलाइज पावर था। अभी उसको डिसेंट्रलाइज कर दिया गया, समझ गया ना कि भाई हाँ, आप आपके डिसाइड कर लो,
बॉम्बे वाले, मद्रास वाले आप आपके डिसाइड कर लो। ठीक है, तो डिसेंट्रलाइजेशन पावर, जैसे हम क्या बोलते हैं, जैसे पंचायती राज, पंचायती राज म्यूनिसिपालिटीज, दिस इज द एग्जांपल ऑफ डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर। आपको हर बार जो है अभी इसके पास जाने की जरूरत नहीं है, डिस्ट्रिक्ट के पास, है ना। गांव लेवल पे डिसीजन कौन लेगा, सरपंच लेगा, ये लेगा, मतलब डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर किया। ठीक है, तो उसी को, जैसे यहां पे बॉम्बे एंड मद्रास, तो इनको जो है लेजिस्लेटिव पावर, मतलब उनके लिए कानून बनाना है, बॉम्बे के लिए कानून बनाना है तो आप ही बना लो, आपको जरूरी नहीं मतलब सेंटर ही आपके लिए कानून बनाएंगी। समझ गया आपको, तो इनको जो है डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर हुआ यहां पे, समझा। तो मेन मेन चीजें आप ध्यान में रखो यहां पे, 1861 में कि हाई कोर्ट सेटअप हुए हैं, देन पोर्टफोलियो सिस्टम, ये दो इंपॉर्टेंट चीजें हैं, और 3 इंडियंस को भी शामिल किया गया। ठीक है, तो ये आपको पता होना चाहिए। देन 1892, 1892, 1892 में देखो, इंट्रोडक्शन ऑफ इनडायरेक्ट इलेक्शंस, डायरेक्ट इलेक्शन नहीं है, इनडायरेक्ट इलेक्शन, नॉमिनेशन, नॉमिनेट करना, जो वाइसराय की जो एग्जीक्यूटिव काउंसिल है उसमें नॉमिनेट करना, वाइसराय की जो कार्यकारी मंडल होती है उसमें भारतीयों को नॉमिनेट करना। तो इलेक्शन, एक्चुअली इलेक्शन, इनडायरेक्ट इलेक्शन, अप्रत्यक्ष निवडणूक बोलते हैं जिसको। एक डायरेक्ट इलेक्शन होता है, डायरेक्ट इलेक्शन में क्या होता है, हम लोग उसमें पार्टिसिपेट करते हैं, पता है ना आपको। जैसे लोकसभा जो है वो डायरेक्टली इलेक्टेड है इंडिया में, है ना। हम लोग जो है, जैसे महाराष्ट्र से 48 सीट्स जाते हैं, तो 48 सीट्स के लिए वो मतदार संघ में विभागनी होती है, जैसे नागपुर का एक मतदार संघ है ना। तो हम उसके लिए वोटिंग करते हैं, कौन करता है, हम लोग करते हैं, तो इसलिए उसको क्या बोलते हैं, डायरेक्टली इलेक्टेड बोलते हैं। लेकिन राज्यसभा में देखो, राज्यसभा में हम डायरेक्ट, हम राज्यसभा के मेंबर के लिए वोटिंग करते हैं क्या, नहीं करते हैं। क्या होता है, हमने जो चुने हुए लोग होते हैं, कौन से, जो विधानसभा में जो बैठते हैं, वो लोग राज्यसभा के मेंबर के लिए चुन के देते हैं। जैसे महाराष्ट्र में 31 जो है यूपी से जाते हैं सबसे ज्यादा, यहां पे भी यूपी से 80 जाते हैं सबसे ज्यादा, बड़ा स्टेट है ना। ठीक है, तो 19 मेंबर जो है कौन चुन के देंगे फिर, डायरेक्टली होते क्या, हम चुन के देते क्या, नहीं, हमने चुने हुए जो लोग विधानसभा में बैठे हैं वो इनको चुन के देते हैं, तो वो क्या हो गया, इनडायरेक्टली इलेक्टेड। तो डायरेक्टली और इनडायरेक्टली समझा ना, डायरेक्टली मतलब लोगों द्वारा चुन के, इनडायरेक्टली मतलब लोगों द्वारा चुन के नहीं है। यहां जनरली वाइसराय जो है वो नॉमिनेट करता था, समझ गया, तो ये आप ध्यान में रखना। हाँ हाँ हाँ, बराबर है, बराबर है। नहीं, लोकसभा वाले राज्यसभा में नहीं जाते हैं। क्या होता है कि लोकसभा में तो हम चुन के दे रहे हैं, आपके लोकसभा में 543 मेंबर्स है, ठीक है, 543 मेंबर्स है, तो 543 मेंबर जो है हर स्टेट से चुन के जा रहे हैं, जैसे मैंने बोला था यूपी से 80 जा रहे हैं, महाराष्ट्र से 48 जा रहे हैं, तो हम चुन के दे रहे हैं उनको। अभी राज्यसभा में जो है 250 मेंबर्स होते हैं, इसमें से 12 तो नॉमिनेटेड होते हैं, प्रेसिडेंट आपको पता ही है, मैं बाद में पढ़ाऊंगा इसको। राष्ट्रपति नाम निर्देशित होते हैं 12, ALSSC, आर्ट, लिटरेचर, साइंस, सोशल साइंस, कल्चर, ये अलग अलग फील्ड के लोग वहां पे नॉमिनेट करता है प्रेसिडेंट, ठीक है। और बाकी जो 238 जो लोग होते हैं, तो जो स्टेट में जो विधानसभा होती है, जिसको स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली बोलते हैं, विधानसभा, बरोबर है, वो उनको भेजती है, विधानसभा के मेंबर वोटिंग करते हैं, हम कर रहे हैं क्या, नहीं, हमने ही विधानसभा के मेंबर को चुन के दिया है, वो भी डायरेक्टली इलेक्टेड है स्टेट लेवल में, तो वो लोग उनको चुन के देते हैं। देखो ये जो है एक्चुअली पीपल रिप्रेजेंटेटिव है, और ये स्टेट को रिप्रेजेंट करता है, राज्यसभा राज्य को रिप्रेजेंट करता है, ये पूरे, ये लोगों को रिप्रेजेंट करता है, भारत के लोगों को। वो मैं तब कंपैरिजन में पढ़ाऊंगा ही आपको, लेकिन जस्ट ध्यान में रखो कि यहां पे जो स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली, विधानसभा जो है, उसके मेंबर, जैसे अपने महाराष्ट्र में जो है 288, अभी 287 है, लेकिन 288 मेंबर्स, क्योंकि एक एंग्लो इंडियन निकल गया,
तो 288 मेंबर जो है ये वोटिंग करेंगे कितने भेजना है। और देखो राज्यसभा में ऐसा नहीं कि वो महाराष्ट्र से 19 जाते तो 19 से 19 खाली होती है। आपने देखा होगा कि एवरी आफ्टर 2 years वन थर्ड सीट विल बी रिटायर्ड एंड सेम विल बी द एडेड। एक तृतीयांश जो है वो निवृत्त होते हैं, रिटायर्ड होते हैं, उतने ही भरे जाते हैं। तो जैसे अभी अभी इलेक्शन हुआ है ना, तो शायद 4 या 5 पोस्ट खाली थी। हर 2 साल के बाद वन थर्ड क्या होते हैं, रिटायर्ड होते हैं और उतने ही भरे जाते हैं जितने भी रिटायर्ड होंगे। वो सिस्टम ही वैसे बना के रखा है उन्होंने। अभी समझा आपको? और भी आपको डिटेल समझेगा जब मैं आपको ये पढ़ाऊंगा। ठीक है, ध्यान में रखो। ठीक है, हाँ, इनलार्ज दी साइज ऑफ, ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। और उसमें साइज बढ़ा दिया मतलब मेंबर्स को और ऐड कर दिया लेजिस्लेटिव काउंसिल में, इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। ठीक है, हाँ हाँ, ये इंपॉर्टेंट है कि पावर टू डिस्कस बजट, मतलब भारत के जो लोग हैं उनको बजट को डिस्कशन करने का, जो लेजिस्लेटिव काउंसिल जो बनी है, ठीक है, वो बजट भी डिस्कस कर सकते थे। देखो हम क्या देख रहे हैं कि लॉ कहां पे बन रहे हैं, ब्रिटेन में बन रहे हैं। लेकिन अभी धीरे धीरे क्या हो रहा है, भारत में भी लेजिस्लेटिव काउंसिल बन रही है, कायदे मंडल बन रही है, तो उसको थोड़े थोड़े पावर्स दे रहे हैं। और ये जो लेजिस्लेटिव काउंसिल होती थी सेंटर में ही है, बराबर है, तो उसको थोड़े थोड़े पावर वो दे रहे हैं कि चलो भाई आप बजट भी डिस्कस कर लो। बजट तो वहां पे पेश किया जाएगा ब्रिटेन में, लेकिन हाँ ठीक है, आप बजट भी डिस्कस कर सकते हो। तो कुछ कुछ जो है धीरे 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 आपको कुछ कुछ पावर दे रहे हैं। ठीक है, ध्यान में रखना। अभी ये इंपॉर्टेंट है, 1909 वाला मोरले मिंटो रिफॉर्म। दिस एक्ट ऑल्सो नोन एज दी मोरले मिंटो रिफॉर्म। हाँ, मोरले मिंटो सुधारना कायदा भी इसको बोला जाता है। देखो यहाँ पे जो है ना, हिस्टोरिकली बहुत सारी चीजें हुई है। हिस्ट्री में भी पढ़ेंगे आप कि आपको पता है 1905 में पार्टीशन ऑफ बंगाल हुआ था। बंगाल की विभागनी की थी, किसने की थी, किसी को पता है? पार्टीशन ऑफ बंगाल किसने किया था? किसने पढ़ा होगा हिस्ट्री में, किसने किया था? लॉर्ड कर्जन का नाम सुना है? लॉर्ड कर्जन, उसने पार्टीशन ऑफ बंगाल किया था 1905 में, है ना। उसने क्यों किया था बताया क्या आपको किसी को? उसने बोला कि बंगाल भाई बहुत बड़ा रीजन है ना, ह्यूज रीजन, डिफिकल्ट टू एडमिनिस्टर, मतलब प्रशासन संभालना मुश्किल मुश्किल जाता है। एक्चुअली उसका जो रीजन था एकदम सही था कि बंगाल कितना बड़ा था उस टाइम पे, बिहार भी उसमें था, उड़ीसा उसमें था, बहुत बड़ा प्रांत था बंगाल। तो ऑब्वियसली उसको चलाना, जो प्रशासन चलाना बहुत डिफिकल्ट था। उसने रीजन तो बरबर दिया, लेकिन जो डिवाइड किया उसने ऑन द बेसिस ऑफ कम्युनल, मतलब उसने क्या किया कि जो मुस्लिम पॉपुलेशन है उसको, जो मेजोरिटी मुस्लिम पॉपुलेशन है उसको डिवाइड कर दिया, और जो मेजोरिटी हिंदू पॉपुलेशन है उसको डिवाइड कर दिया। मतलब क्या कर रहे हैं ये? हाँ, कास्ट बेस्ड पॉलिटिक्स कर रहे हैं। यही से स्टार्ट हुई है पार्टीशन ऑफ बंगाल से। वही आप देखेंगे कि बाद में 1906 में मुस्लिम लीग फॉर्म हुआ, नवाब सलीमुल्लाह खान और आगा खान, इन्होंने स्टार्ट किया था ढाका में। ठीक है, तो डिवाइड एंड रूल जो है वो किया था यहां पे लॉर्ड कर्जन ने। ठीक है, और उसके बाद आप देखेंगे कि ये एक्ट आया है। तो मैंने क्या बोला, 1906 में क्या फॉर्म हुई है? मुस्लिम लीग, मुस्लिम लीग स्थापन हुई है, बराबर है। ये स्थापन करने के पीछे भी ब्रिटिशों का अलग से एक मोटिव था। मोटिव ये था कि भाई भारत में अभी क्या करना है, डिवाइड एंड रूल। कारण क्योंकि देखो 1885 में कांग्रेस सेटअप हुआ और नेशनलिज्म जो है फैल रहा था, और लोगों में जो है बदलाव आ रहा था बहुत सारा। ठीक है, जो अपने नेता नेता थे राष्ट्रीय कांग्रेस के, वो लोगों में फैला रहे थे कि भाई चलो अभी हमको देश के लिए लड़ना है, देशभक्ति की भावना जगा रहे हैं, तो अभी इसको तोड़ना है। और देखो सबसे ज्यादा मैंने बोला था सबसे पहले जो है ब्रिटिशों ने किसको कैप्चर किया था? बंगाल को ही कैप्चर किया था सबसे पहले, बराबर है। तो सबसे ज्यादा पहले कॉलेजेस भी वहीं पे सेटअप हुए हैं, और सबसे ज्यादा एजुकेटेड जो वो भी वहीं पे है।
तो सबसे ज्यादा ब्रिटिशरों को जो है चैलेंज कहां से मिलेगा? बंगाल से मिलेगा, एजुकेटेड यूथ भी वहां पे है। तो इसीलिए अभी ये जो है चैलेंज मिल रहा है यहां पे, तो इसको ब्रेक डाउन कैसे करना है? तो हिंदू मुस्लिम कर दो, डिवाइड एंड रूल कर दो। तो वही चीज उन्होंने पार्टीशन ऑफ बंगाल में किया 1905 में। समझ गया आपको? और तभी क्या बन गया? मुस्लिम लीग, नवाब सलीमुल्लाह खान, आगा खान। इवन इन्होंने इनको जो है बहुत सारे लोन रियायतें दे दिया इनको कि चलो भाई आप जो है एक इंस्टीट्यूशन फॉर्म कर दो। ठीक है, तो ये मुस्लिम लीग फॉर्म हो गई 1906 में। अभी इन्होंने डिमांड भी करना स्टार्ट कर दिया कि हमको क्या चाहिए? सेपरेट इलेक्टोरेट। सेपरेट इलेक्टोरेट मतलब स्वतंत्र मतदार संघ चाहिए। सेपरेट इलेक्टोरेट देखो, आपको यहां पे आपने दिखा होगा कि मुस्लिम्स को सेपरेट इलेक्टोरेट दिया गया है। हाँ, यहां पे मैं बताता हूं। ठीक है, सेपरेट इलेक्टोरेट गिवन टू मुस्लिम। सेपरेट इलेक्टोरेट मतलब क्या होता है मैं बताता हूं। ठीक है, सेपरेट इलेक्टोरेट मतलब क्या होता है कि जो मेजोरिटी मुस्लिम पॉपुलेशन में मुस्लिम कैंडिडेट ही खड़ा होगा और ओनली मुस्लिम पॉपुलेशन ही उनको वोट करेंगी। किसको नहीं समझा बताओ मुझे? सेपरेट इलेक्टोरेट बताओ, मैंने क्या बोला? मुस्लिम मेजोरिटी एरिया में मुस्लिम कैंडिडेट ही खड़ा रहेगा और ओनली मुस्लिम पॉपुलेशन ही उनको क्या करेंगी? वोट करेंगी। दैट इज कॉल्ड सेपरेट इलेक्टोरेट। तो जो डिवाइड एंड रूल का मैंने बताया, जो स्टार्ट किया, वो कहां पे दिखता है आपको? इंडियन काउंसिल एक्ट, जो मोर्ले मिंटो रिफॉर्म जो है उसमें दिखता है। तो सेपरेट इलेक्टोरेट भारत में सबसे पहले कहा किसको दिया गया? मतलब आरक्षण की शुरुआत कहां से हुई है? फर्स्ट टाइम रिजर्वेशन फर्स्ट टाइम स्टार्टेड इन इंडिया। रिजर्वेशन फर्स्ट टाइम स्टार्टेड इन इंडिया। भारत में आरक्षण की शुरुआत कौन से कानून से हुई है? तो सबसे पहले किसको मिला? मुस्लिम्स को मिला है यहां पे। ठीक है, तो ये आप ध्यान में रखना। अच्छा, ये मोरले कौन है, मिंटो कौन है, कौन बताएगा? आप बताओ, आप कौन है? आप नहीं थे ना कल? हाँ, कौन बताएगा? मैडम सांगा। हाँ, मोरले सेक्रेटरी ऑफ स्टेट, बड़ा नाम है ना पहले। और मिंटो कौन है? वाइस राय। अगर मिंटो पहले कर दिया तो सेक्रेटरी को पूरा लग जाएगा ना भाई कि मैं तो बड़ा हूं तेरे से, तूने अपना नाम क्यों आगे लगा दिया? कभी कभी ऐसे भी क्वेश्चन पूछते हैं। तो मोरले कौन है? सेक्रेटरी ऑफ स्टेट, भारत मंत्री। और मिंटो कौन है? वाइस राय। तो जो रिफॉर्म जो लाया है इसलिए उसको इस नाम से भी जाना जाता है। ये एक्ट में जो रिफॉर्म है तो ये इनके नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, ध्यान में रखना। ठीक है, हाँ, डायरेक्ट इलेक्शन यहां पे थेट प्रत्यक्ष निवडणूक, डायरेक्ट इलेक्शन यहां पे स्टार्ट हुआ है। डायरेक्ट इलेक्शन यहां पे स्टार्ट हुआ है। थेट निवडणूक पद्धत, डायरेक्ट इलेक्शन यहां पे स्टार्ट हुआ है। ठीक है, कि यहां पे डायरेक्टली इलेक्टेड मेंबर्स अभी जानेंगे। देखो, पहले ऐसा था कि भले ही डायरेक्ट इलेक्शन था लेकिन हर किसी के पास वोटिंग राइट नहीं था। वोटिंग राइट के लिए कुछ क्राइटेरिया था कि जैसे ओनली 5% 5 to 10% पॉपुलेशन के पास ही वोटिंग राइट था। उसके लिए क्राइटेरिया था कि आपके पास इतनी लैंड चाहिए। पहले ऐसा नहीं था, वो तो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है जो एवरीवन को इक्वल राइट देता है। आपको 3 दूने 6 देता है, 3 to the 6। क्या है 3 to the 6? आपको वोटिंग राइट जो दिया है ना 3 दूने 6 कॉन्स्टिट्यूशन में, 3 to 6 आर्टिकल में दिया है। जो भी 18+ है वो कोई भी रहे, गरीब रहे, अमीर रहे, कोई भी रहे, सबको इक्वल राइट है। और सबके वोटिंग का जो वेटेज है सेम है। ऐसा नहीं है कि कोई अमीर अंबानी वोटिंग कर रहा है तो उसके वेटेज ज्यादा है और कोई गरीब कर रहा है तो उसका वेटेज ज्यादा है। ये इसको एडल्ट फ्रेंचाइजी बोलते हैं। आपका कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है कि आपको जो वोटिंग राइट मिला है 3 दूने 6, 3 दूना 6, 3 to the 6 इसमें मिला है। जो भी 18+ है वो क्या कर सकते हैं? वोटिंग कर सकते हैं।
समझ गए ना आप? लेकिन उस टाइम पे वैसा नहीं था। ओनली 5 to 10% लोगों के पास ही, जिनके पास वो क्राइटेरिया होता था कि इतनी लैंड है, उन्हीं को वोटिंग राइट होता था। लेकिन डायरेक्ट इलेक्शन यहाँ पे, डायरेक्ट इलेक्शन मतलब क्या होता है, अभी मैंने बताया थेट निवडणूक मतलब लोग चुन के दे रहे हैं। समझ गया आपको? तो ये चीज यहां पे हुई है। हाँ, तो यहां पे कुछ नेम भी चेंज किया, इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। ठीक है, ये आपको नहीं पूछेंगे उतना, आप बस पढ़ लेना उसको। ठीक है। हाँ, ये भी इंपॉर्टेंट है कि ये जो है काउंसिल के मेंबर जो है कितने बढ़ गए, 16 से 60 बढ़ गए। पहले 16 थे, अभी 60 हो गए। तो इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। हाँ देखो, फोर्स इंडियन कौन थे, सत्येंद्र प्रसन्न प्रसाद सिन्हा। सत्येंद्र सिन्हा पहले भारतीय थे जो वाइसराय एग्जीक्यूटिव काउंसिल, पहले लेजिस्लेटिव काउंसिल में, कायदे मंडल में, अभी कार्यकारी मंडल में। कायदे मंडल और कार्यकारी मंडल अलग है। कायदे मंडल मतलब कानून बनाने वाली संस्था, कार्यकारी मंडल मतलब उसको लागू करने वाली संस्था, एक्चुअल में पावर। जैसे अपने यहाँ पे संसद जो है वो लेजिस्लेटिव बॉडी है, मतलब कायदे मंडल है, और जो पंतप्रधान और मंत्रिमंडल है वो कार्यकारी मंडल है। समझ गया? तो यहां पे सिन्हा, ये क्वेश्चन पूछा भी जाता है कि पहले भारतीय जो थे, जो वाइसराय एग्जीक्यूटिव काउंसिल में जो अपॉइंट किए गए थे, कौन थे? सत्येंद्र सिन्हा। समझ गया? तो आप जस्ट ध्यान में रखो ये चीजें। आप घर में भी लिख सकते हो नोट्स में, जो जो इंपॉर्टेंट है, मैंने मराठी में भी यहाँ पे दिया है। जो भी आपको लगता है नहीं समझता है तो आप पूछो बस। आप वो लिख के लाओ कि सर मुझे ये नहीं समझा, मैं बताऊंगा, कोई चीज नहीं, हम आराम से जाएंगे, लेकिन समझना चाहिए आपको। ठीक है। अभी ये वाला एक्ट इंपॉर्टेंट है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919। देखो, हमने देखा है 1909 में मुस्लिम को सेपरेट इलेक्टोरेट दिए गया है। अभी और डिवाइड एंड रूल और बढ़ गया। अभी यहां पे देखो किसको किसको मिल रहा है, सिख, देन क्रिश्चियन, यूरोपियन, या फिर जिसको हम बोलते हैं एंग्लो इंडियन। और डिवाइड कर रहे हैं। देखो, 1909 में सिर्फ मुस्लिम्स को मिला है, और 1919 में किसको मिल रहा है सेपरेट इलेक्टोरेट? सिख, क्रिश्चियन, यूरोपियन और एंग्लो इंडियन और यूरोपियन। समझ गया क्या? ठीक है। मतलब सिख कम्युनिटी के जो लोग होंगे, जहां पे मेजोरिटी होंगी वहां पे सिख कैंडिडेट ही खड़ा रहेगा, और ओनली सिख पॉपुलेशन ही उसको क्या करेंगी, वोटिंग करेंगी। दैट इज कॉल्ड, ठीक है, सेपरेट इलेक्टोरेट। समझा ना आपको? किसको किसको और एक्सपांड किया गया, उसको और बढ़ाया गया, और कम्युनिटी में बढ़ाया गया। समझ गया आपको? ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है। इसको देखो क्या बोलते हैं, और इस एक्ट को मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड, इस एक्ट को क्या बोलते हैं? मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड। तो अभी आप ही बता दो, मॉन्टेग्यू कौन होगा? मॉन्टेग्यू कौन होगा? बड़ा नाम है, कौन रहेगा? भारत मंत्री। और चेम्सफोर्ड कौन रहेगा? वाइसराय रहेगा। समझ गया? सेक्रेटरी ऑफ स्टेट जो है मॉन्टेग्यू रहेगा, और चेम्सफोर्ड जो है वाइसराय रहेगा। ठीक है, ध्यान में रखना। अभी देखो, इनको सेपरेट इलेक्टोरेट मिल गया। अभी फर्स्ट टाइम डायर की इंट्रोड्यूस की गई, दुहेरी शासन पद्धत बोलते हैं। डायर की मतलब दुहेरी शासन पद्धत। ठीक है। तो ये जो है डायर की इंट्रोड्यूस इन प्रोविंसेस, प्रांत में, जो भी प्रांत थे। ठीक है। तो हम देखेंगे इसमें, एक मिनट मैं आपको बता भी देता हूं। हाँ, यहां पे जो है डायर की इंट्रोड्यूस की गई, इस्टेब्लिशमेंट ऑफ पब्लिक सर्विस कमीशन, ये तो है। हम्म। तो यहां पे फर्स्ट टाइम डायर की इंट्रोड्यूस की। ठीक है डायर की सिस्टम। अभी डायर की क्या होता है मैं बताता हूं, द्विहेरी शासन पद्धति बोलते हैं। ठीक है। तो इसमें देखो डायर की में क्या क्या इंट्रोड्यूस किया गया।
इसमें जो है एक रहेंगे सेंटर और एक रहेंगे प्रोविंस। प्रोविंस एक सेंटर की कायदे मंडल रहेंगी, पार्लियामेंट रहेंगी, और एक रहेंगी प्रोविंस की, प्रांत की। एक केंद्र की रहेंगी, एक प्रांत की। अभी देखो इन्होंने प्रोविंसेस में दायर की इंट्रोड्यूस किया है, तो क्या रहेगा, एक सेंटर की एक असेंबली रहेंगी जिसमें 60 मेंबर रहेंगे, और प्रोविंसेस की रहेंगी जिसमें 140 मेंबर्स रहेंगे। ठीक है, ये जो 60 मेंबर रहेंगे जो सेंट्रल लेजिस्लेटिव काउंसिल में, केंद्रीय कायदे मंडल में, ये जो 60 मेंबर रहेंगे ये मोस्टली किससे लेंगे, वाइसराय नॉमिनेट रहेंगे। वाइसराय उसको नाम निर्देशित करेगा। इसके लिए इलेक्शन, मतलब यहां पे इनडायरेक्ट इलेक्शन होंगे, अप्रत्यक्ष निवडणूक, यहां पे इनडायरेक्ट इलेक्शन होंगे, 60 मेंबर। ठीक है, और यहां पे 150 मेंबर जो जा रहे हैं वो डायरेक्टली इलेक्टेड जा रहे हैं बाय द पीपल। तो यहां पे क्या हो रहा है, डायरेक्टली इलेक्टेड, ठेठ जनता द्वारा। देखो समझ लो, ये बहुत बार पूछते हैं और हमको समझता नहीं। तो डायर की इंट्रोड्यूस कहां की गई, प्रोविंसेस में। मतलब देखो अपने यहां पहले सिस्टम बना, जो अभी स्टेट में विधानसभा है ना, वो पहले आया, समझो। और अभी की जो लोकसभा राज्यसभा जो है वो बाद में आया, क्योंकि फिर बाद में ये जो डायर की जो है प्रोविंसेस से हटा के फिर सेंटर में लगाते हैं। और अभी की जो आपको लोकसभा और राज्यसभा दिखती है ना, वो 1935 एक्ट के तहत दिखती है। लेकिन सबसे पहले अपने यहां का आया, विधानसभा आया 1919 में। स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल पहले आई, ध्यान में रखो ये चीजें। ठीक है, ये क्वेश्चन पूछा गया था। तो सबसे पहले क्या आया, स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली आई। ठीक है, तो यहां डायरेक्टली इलेक्टेड रहेंगे लोगों द्वारा, जितने भी प्रोविंसेस है, जैसे बॉम्बे प्रोविंसेस हो, बंगाल प्रोविंसेस हो, मद्रास प्रोविंसेस हो, ठीक है, सीपी एंड बेरार हो, यूनाइटेड प्रोविंसेस जिसको यूपी बोलते हैं अभी, उस टाइम पे उसका नाम था यूनाइटेड प्रोविंस। ठीक है, तो वो सब जो प्रांत थे वहां पे क्या इंट्रोड्यूस किया गया, अभी डायरकी। यहां पे देखो ये मैंने आपको बताया है, डायरकी इंट्रोड्यूस किया। डायरकी मतलब दुहेरी शासन पद्धत, मतलब दो, ये जो है कानून बनाने वाली संस्था जो है दो रहेंगी, एक सेंटर में लेंगे, ये रहेंगे अपर हाउस, ये रहेंगे लोअर हाउस। वरिष्ठ सभागृह, कनिष्ठ सभागृह, ये वरिष्ठ सभागृह, ये जो है कनिष्ठ सभागृह, ध्यान में रखो। ये वरिष्ठ सभागृह, ये कनिष्ठ सभागृह, लोअर हाउस। लोअर हाउस में कहां से जा रहे हैं, डायरेक्टली इलेक्टेड। और अपर हाउस में कहां से जा रहे हैं, इनडायरेक्टली इलेक्टेड, वाइसराय नॉमिनेट कर रहा है उनको। ठीक है, अभी इनको डिवीजन ऑफ सब्जेक्ट्स दिया गया। ठीक है, डिवीजन ऑफ सब्जेक्ट, जैसे इसको जो है रिजर्व सब्जेक्ट, और इसको जो है ट्रांसफर सब्जेक्ट। रिजर्व मतलब जिसको बोलते हैं राखीव विषय, राखीव, और इसको बोलते हैं सोपी विषय। सोपी विषय, राखीव और सोपी। आप ये लिख लो, डायग्राम बना लो, क्योंकि आपको अभी समझेगा क्या चीजें हो रही है अपने साथ। देखो इन्होंने कानून बनाने संस्था तो ला लिया, लेकिन जो सब्जेक्ट्स होते हैं, आपको पता है ना, अभी अभी अपने यहां पे 3 लिस्ट होती है। पता है क्या आपको, कौन कौन सी होती है, एक यूनियन लिस्ट, केंद्र सूची, यूनियन लिस्ट, एक स्टेट लिस्ट होती है, राज्य सूची, और एक होती है समवर्ती सूची, कॉन्करेंट लिस्ट। ठीक है, इसमें कुछ सब्जेक्ट्स होते हैं, जैसे पकड़ लो सेंटर लिस्ट में जो है वो नियर अबाउट 100 सब्जेक्ट्स है, इसमें जो है नियर अबाउट 66 है, इसमें पकड़ लो 46 सब्जेक्ट्स है, सब्जेक्ट विषय। तो इन विषयों पे कौन कानून बनाएंगी, संसद बनाएगी, पार्लियामेंट बनाएंगी। केंद्र सूची के विषय, जैसे डिफेंस, कौन सा सब्जेक्ट हो गया, सेंटर का, उसमें स्टेट लॉ बना सकते हैं क्या, क्योंकि किसके अंडर में आ रहा है वो, सेंटर लिस्ट में आ रहा है या यूनियन लिस्ट में आ रहा है। ठीक है, उसमें पार्लियामेंट ही कानून बना सकती है, ध्यान में रखो। मैं इसलिए ये समझाने के लिए ये बता रहा हूं मैं आपको, समझ गया आपको। तो इसमें कौन बनाएंगे, संसद कानून बनाएंगी।
राज्य सूची, जैसे एग्रीकल्चर राज्य सूची में आता है, बरोबर है। तो ऐसे 66 सब्जेक्ट्स है इसमें नियर अबाउट। तो इसमें भी कानून कौन बनाएगा? विधिमंडल, स्टेट लेजिस्लेचर, स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली। कौन बना रहा है कानून? विधिमंडल, जो राज्य की विधिमंडल है, राज्य सूची के जो सब्जेक्ट है, समझ गया। और जो समवर्ती सूची जो है, जिसको कॉन्करेंट लिस्ट हम बोलते हैं, तो इसमें कौन बनाएंगे? दोनों बनाएंगे। ऐसे सब्जेक्ट होते हैं, इसमें दोनों कानून बनाते हैं। इसमें केंद्र भी बनाएंगे एंड राज्य भी बनाएंगे। यहां पे सिर्फ केंद्र सरकार बना रही है, यहां पे सिर्फ राज्य सरकार बना रही है, ये विषयों पे, सब्जेक्ट पे। और यहां पे दोनों बना रहे हैं, केंद्र एंड राज्य दोनों बना रहे हैं। ठीक है, जैसे एजुकेशन है, कॉन्करेंट लिस्ट में आता है, तो सेंटर भी बना सकती है, स्टेट भी बना सकती है। लेकिन एक ध्यान में रखना, अभी जो अपना स्ट्रक्चर है ना संविधान का, इसमें मोर पावर गिवन इन द हैंड ऑफ सेंटर। मतलब कैसा होता है कि जैसे देखो, सेंटर ने अगर किसी सब्जेक्ट पे कानून, सपोज पकड़ लो एग्जांपल एजुकेशन, एजुकेशन पे अगर सेंटर ने कानून बना लिया, देखो अभी का सिस्टम सुन लो, सेंटर ने अगर किसी सब्जेक्ट पे कानून बना लिया कॉन्करेंट लिस्ट के, समवर्ती सूची के, तो उस पर स्टेट नहीं बना सकती है, या स्टेट ने बना लिया है सेंटर बना सकती है। मतलब पावर किसके पास ज्यादा दे दिया। और इवन अगर तीनों लिस्ट में कोई कानून नहीं है, जैसे एआई अभी नया सब्जेक्ट है, अभी उसमें कुछ पहले तो लिखा नहीं गया है, तो तीनों तीनों सब्जेक्ट, तीनों इसमें नहीं है, वो सब्जेक्ट नहीं है, तो फिर कौन बनाएगा भाई उस पर कानून? तो रेसिड्यूरी पावर इन द हैंड ऑफ सेंटर। रेसिड्यूरी पावर मतलब शेषाधिकार। अगर तीनों सूची में कोई कानून नहीं है, तो उस पर कानून कौन बनाता है? अभी संसद बनाती है। रेसिड्यूरी पावर इन द, ये क्वेश्चन पूछा गया था कि रेसिड्यूरी पावर किसके पास होता है। मतलब तीनों सूची में अगर कोई कानून नहीं है, तो उस पर कानून कौन बनाएगा? संसद बनाएंगे, पार्लियामेंट बनाएगा, ध्यान में रखना। तो यहां पे देखो विषय दिए हैं, रिजर्व सब्जेक्ट और ट्रांसफर सब्जेक्ट। रिजर्व सब्जेक्ट में कानून कौन बनाएंगे? सेंटर। ठीक है, इस पे स्टेट बनाएंगी क्या? नहीं बनाएंगी। और जो ट्रांसफर सब्जेक्ट है, उस पे कानून कौन बनाएंगे? स्टेट बनाएंगी, स्टेट, प्रोविंसेस की जो लेजिस्लेटिव असेंबली रहेंगी वो बनाएंगी। समझ गया आपको? अभी देखो क्या हुआ, यहां पे अपने हाथ में थमा दिया कटोरा। क्या थमा दिया? अभी वो कैसे मैं बता देता हूं। जो भी इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है, पैसे वाले सब्जेक्ट है, वो किसमें है? आपका टैक्सेशन इसमें है। मतलब इसमें कानून कौन बनाएंगे? इस डिफेंस है, मिलिट्री जिसको बोलते हैं हम, उसमें भी कानून कौन बनाएंगे? ये बनाएंगे। ठीक है, देन एडमिनिस्ट्रेशन रिलेटेड, प्रशासन रिलेटेड, एडमिनिस्ट्रेशन रिलेटेड कौन बना रही है? फॉरेन रिलेशन रिलेटेड कौन बना रही है? समझ गया आपको? मतलब सब जो बोलते हैं ना, मलाई अपने हाथ में ले लिया। और अपने जो प्रांत के लोग, जो लोगों द्वारा चुन के जा रहे हैं, उनके हाथ में थमा दिया कटोरा कि भाई आपको पैसे की जरूरत है तो किसके पास मांगना पड़ेगा। जैसे आपको एजुकेशन, ये ध्यान में रखो कौन कौन से आते हैं, तो ट्रांसफर सब्जेक्ट, एजुकेशन, देन हेल्थ, तो एजुकेशन, हेल्थ, एग्रीकल्चर, एजुकेशन, हेल्थ, एग्रीकल्चर। अभी मुझे बताओ, अगर एजुकेशन में आपको स्कूल बनाने हैं, तो क्या लगेगा? पैसा। और पैसे वाला सब्जेक्ट किसके पास है? इनके पास। तो हमारे हाथ में क्या थमा दिया? मैंने बोला कटोरा थमा दिया। हेल्थ, आपको अगर हॉस्पिटल बनाने हैं, पैसे किसके पास मांगने पड़ेंगे? क्योंकि टैक्सेशन जो है किसके पास है? ठीक है, तो इसीलिए जो है, भले ही हमको कानून बनाने की प्रक्रिया में शामिल किया गया, लेकिन हमको ज्यादा अधिकार दिए गए क्या? नहीं दिए गए। तो इसीलिए मैंने बोला कि हमारे हाथ में कटोरा थमा दिया। समझ रहा है क्या? किसको नहीं समझा पूछो। समझ रहा है ना?
कि जो प्रांत में जो बनी थी, जो डायरेक्टली इलेक्टेड लोगों द्वारा चुन के जा रही है, ठीक है, क्योंकि यही सिस्टम फिर हम देखेंगे 1935 में कि यहां से हटा दिया और स्टेट को पूरी ऑटोनॉमी दे दी कि भाई अभी तुम उनके सब्जेक्ट पे आप ही, सभी सब्जेक्ट पे आप ही बना लो, जैसे अभी है इंडिपेंडेंट विधिमंडल है, सभी सब्जेक्ट पे कानून बनाती है, बराबर है। तो अभी जो है इन्होंने क्या किया फिर 1935 में, यहां से स्टेट से हटा दिया इसको, डायरकी को, और सेंटर में लगा दिया, जो अभी की जो आपको दिखते हैं। और वहां पे ये 3 लिस्ट बना दिए कि सेंटर के लिए कानून वो बनाएंगे, स्टेट के लिए स्टेट बनाएंगी, और कॉन्करेंट लिस्ट, इस तरह किया गया। ठीक है, तो डायरकी इंट्रोड्यूस कब की गई थी? 1919 के इसमें। समझ गया आपको? दुहेरी शासन पद्धति इंडिया में लागू की गई, कौन से एक्ट के तहत? लेकिन वो कहां पे लागू किया? प्रोविंसेस में, प्रांत में, ध्यान में रखना, प्रांत में लागू किया, सेंटर में नहीं लागू किया, सेंटर में बाद में लागू किया 1935 एक्ट में। यहां से हटा दिया, ये हटा दिया, और फिर 1935 में सेंटर में लगा दिया। समझ गया? तो ये आप ध्यान में रखना। देखो ये जो आप देखेंगे कि इंडिया में जो बाद में गांधी जी का फेज चालू होता है, तो गांधी जी का जो फेज चालू होता है, आपने सुना होगा ना कि गांधी जी जो है 1915 में भारत में आए, 9 जनवरी, जिसको हम भारतीय प्रवासी दिन मनाते हैं। बाद में उन्होंने चंपारण सत्याग्रह किया, सबसे पहला सत्याग्रह था। बाद में अहमदाबाद, जहां पे पहली बार भूख हड़ताल किया गांधी जी ने, है ना? ये आपको क्वेश्चन तो बहुत बार पूछे जाते हैं, मैं बाद में पढ़ाऊंगा। और बाद में गांधी जी को ये जो एक्ट के तहत जो जुल्म कर रहे हैं, तो उसी से गांधी जी ने क्या किया, उसके बाद आप देखेंगे कि जालियनवाला बाग हत्याकांड भी हुआ है 13 अप्रैल, ध्यान में रखना, 14 अप्रैल के पहले 13 अप्रैल 1919 में, जब काल बैसाखी जो है सन मनाते हैं, उस टाइम पे बहुत बड़ी गैदरिंग हुई थी जालियनवाला बाग में। अभी फेस्टिवल है तो ऑब्वियसली बहुत सारे लोग आएंगे, और जो लीडर, पंजाब के जो लीडर जो अरेस्ट हुए थे, बरोबर है, तो उनके लिए उन्होंने मार्च निकाला था जालियनवाला बाग में। तो 13 अप्रैल को वो हुआ था, और वो भी चीज हुई थी, ये एक्ट भी जो है भारतीयों के लिए जो है, भारतीयों के मन में गुस्सा है ये एक्ट के तहत भी, कि हमारे हाथ में कुछ दिया नहीं गया है। और दूसरा जालियनवाला बाग हत्याकांड भी हुआ था, जो रोलेक्ट एक्ट आया था, आपको तो पता है ना, रोलेक्ट एक्ट, जिसको काला कानून भी बोलते हैं। जस्ट फॉर सस्पिशियस एक्टिविटी, किसी को भी एनीवन कैन अरेस्ट विदाउट एनी ट्रायल। अभी अभी क्या होता है आपको पता है ना, कि कोई भी गुनहगार है उसको 24 घंटे के अंदर किसके सामने पेश करना पड़ता है? जज के सामने पेश करना पड़ता है। वो सुनाएगा, एक तो कस्टडी देनी है उसको, या बेल देनी है। वहां पे रोलेट एक्ट में ऐसा नहीं था, विदाउट एनी ट्रायल, जस्ट दिख रहा है कि बस सस्पेक्ट है, जस्ट सस्पेक्ट है, किसी को भी उठा के डाल दो विदाउट एनी ट्रायल। तो जो है पंजाब के जो मेजर 2 लीडर थे उनको अरेस्ट किया गया था। तो बताने का मतलब यह है कि ये चीजें हुई है, इसलिए फिर असहकार आंदोलन, नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट 1920 से गांधी जी ने स्टार्ट किया। ठीक है, और धीरे धीरे क्या हो रहा है, अपने यहाँ रिफॉर्म्स, मतलब जो हमारे जो नेशनल लीडर थे वो प्रेशर कर रहे हैं ब्रिटिश गवर्नमेंट पे। तो ये फिर बाद में 1935 का एक्ट आता है, समझ गया? तो उसमें फिर चेंजेस किए जाते हैं। देखो हमको जो चीजें मिली है वो बहुत इजी वे से नहीं मिली है, बहुत लोगों ने बहुत कुछ खोया है। भगत सिंह जैसे देखो, 23 मार्च को फांसी हुई थी उनको, कितनी साल थी उनकी? इतने कम एज में, है ना? बहुत सारे जो लोगों ने बलिदान दिया है तब जाके हमको ये सब चीजें मिली है। हमको कोई भी चीज आसानी से नहीं मिली है। ब्रिटिशर्स कभी हमको छोड़ के जाना नहीं चाहते थे, क्योंकि सोने की चिड़िया इंडिया जो है, इतना फर्टाइल लैंड है अपने यहाँ पे, इतनी अच्छी खेती है, इतने मिनरल्स है, तो ऐसे ही छोड़ के जाएंगे क्या वो? तो हमको कोई भी चीज इजीली मिली क्या? उसके लिए हमको बहुत सारे आंदोलन करने पड़े, वो हिस्ट्री में पढ़ेंगे हम, तब मैं स्टोरी टाइप बताऊंगा आपको बहुत सारी चीजें। ठीक है, ध्यान में रखो। तो कोई भी चीज आसानी से नहीं मिली है ना? खुदीराम जैसे, खुदीराम बोस का आपने नाम सुना होगा, जस्ट 19 साल के इसमें फांसी हुई थी उनको, सबसे कम एज में। अशफाकुल्ला खान, सब सब
आप देखेंगे सबने अपने बलिदान दिया है, तब जाके हमको ये चीजें मिली है। तो आप भी उनका मोल ध्यान में रखो और मेहनत करो। कोई भी चीज आसानी से नहीं मिलेंगी। कोई भी एग्जाम आप देखो, बहुत कंपटीशन है, एक ध्यान में रखना, बहुत कंपटीशन है। एक एक पोस्ट के लिए आप देखो कितने कितने बच्चे फॉर्म भरते हैं, है ना। जो रेलवे की निकली थी, कितनी 50,000 निकली थी, 2 करोड़ के ऊपर। ये तो रिकॉर्ड हो गया, किसी कंट्री की पॉपुलेशन उतनी नहीं होती है, 2 करोड़ के ऊपर लोगों ने फॉर्म भर लिए। तो आप देखो हालत कितनी खराब है। लेकिन आप देखेंगे कि उसमें सीरियसली करने वाले लोग बहुत कम है। अगर आप प्रॉपरली सीरियसली करते हो ना, और कुछ चीजें फॉलो करते हो, अगर मैं कुछ बताऊंगा आपको चीजें, अगर वो फॉलो करते हो ना, आप 8 महीने में रिजल्ट दे दोगे, ज्यादा भी नहीं। जो छोटे मोटे एग्जाम तो आराम से निकाल लोगे, बस आपको कुछ चीजें करनी है, ठीक है। जो मैं चीजें आपको बताऊंगा, या कभी आप मुझे पूछना कि सर क्या करना पड़ेगा कि हमारा रिजल्ट जल्दी आए। जो 4 4 5 5 साल से पढ़ाई कर रहे हैं, उनसे हम कैसे कॉम्पीट कर पाए, है ना, बराबर। आप देखो लाइब्रेरी में जाके देखो, इधर वो अपना इंदौरा साइड में लाइब्रेरी है, राम मोहन लोहिया, जाके देखो आप। रेलवे, एसएससी, बैंकिंग, है ना, एमपीएससी यूपीएससी करने वाले 2 2 3 3 साल से कर रहे हैं। तो भाई हम ऐसा क्या करें जो हमारा रिजल्ट आए। कुछ तो एक्स्ट्रा करना पड़ेगा ना। उसके लिए जो है हमारा मेंटली प्रिपेयर भी करना पड़ेगा कि भाई हम ऐसा क्या कर पाए कि हमारा रिजल्ट आए। तो उसके लिए कुछ चीजें मैं आपको बताऊंगा, आप फॉलो करना तो आप पे है। अगर आप प्रॉपरली फॉलो करते हो ना, तो मैं बताता हूँ, रिजल्ट बड़ी बात नहीं है। मेरे यहां से 6 6 महीने में भी रिजल्ट आए हैं, बस उन्होंने प्रॉपरली किया। सवेरे आते थे, शाम को जाते थे, डायरेक्ट दोनों टाइम के क्लास करते थे। आपने भी देखा होगा कुछ लोगों को। तो ऐसा होता है, जो रेगुलर करते हैं ना, प्रॉपरली करते हैं, वो डेफिनेटली होते सिलेक्ट। तो बड़ी बात नहीं है। अगर आपको अचीव करना है, देखो, आप आप आपकी लाइफ अच्छी करना आपके हाथ में है। बस उसको आपको सीरियसली लेना है थोड़ा सा, बस। कोई भी एग्जाम बड़ी नहीं है, करने वाले भी अपने जैसे ही लोग हैं, बस उनका आप शेड्यूल देखो किस तरह होता है, ठीक है। और उनसे भी आप कॉम्पीट कर सकते हो, अगर मैंने कुछ चीजें बताई है आपको, जैसे ग्रुप डिस्कशन है, अगर आप वो प्रॉपरली करते हो। क्योंकि क्या होता है, ग्रुप डिस्कशन में क्या होता है कि हम लोग हर किसी को एक एक टॉपिक दे देते हैं, और उसपे आप उसपे नोट्स निकालते हो और डिस्कस करते हो, तो कम समय में ज्यादा पढ़ाई हो जाता है। तो आप उनसे भी कॉम्पीट, और डिस्कशन में कैसा होता है, लॉन्ग टर्म मेमोरी में जाता है। तो ये सब चीजें अगर करोगे तो आपका बहुत जल्दी रिजल्ट आ जाए, ठीक है। चलो अभी अपने टॉपिक पे आते हैं। 1990 का समझा ना आपको। हाँ, बाकी इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन डायर की इंपॉर्टेंट है। हाँ, डायर की इंट्रोड्यूस की गई थी यहाँ पे, ठीक है, इंपॉर्टेंट है। ये मैंने जैसे बताया 140 60, तो ये तो मैंने बता दिया आपको, ठीक है। हाँ, इंट्रोड्यूस फर्स्ट टाइम बाय कैमरल। बाय कैमरल मतलब दुहेरी, 2 सभागृह। बाय कैमरल मतलब 2 सभागृह। अब 2 सभागृह मैंने बता दिया आपको, है ना। जैसे अपने संसद भी बाय कैमरल है, स्टेट में हर स्टेट में बाय कैमरल नहीं है, दुहेरी नहीं है ना। मैंने बताया था ना आपको, एक ट्रिक बताई थी आपको, ताज कुंभ वाली। ताज कुंभ वाली, हर राज्य में बाय कैमरल है क्या? नहीं है। ताज कुंभ मतलब तेलंगाना, देन आंध्र, अभी जम्मू कश्मीर तो हट गया, अभी बनेंगी शायद, तो देखेंगे। कर्नाटक, देन उत्तर प्रदेश, देन महाराष्ट्र, देन बिहार। 6 राज्यों में ही बाय कैमरल है, अभी ध्यान में रखना। ये क्वेश्चन तो बहुत बार पूछा जाता है कि कहां कहां पे बाय कैमरल है, ठीक है। तो जस्ट ध्यान में रखना। तो फर्स्ट टाइम अपने इंडिया में हुआ, मैंने आपको यहाँ पे डिस्टिंग्विश करके बताया, है ना, सेंटर और स्टेट का बताया ना मैंने, प्रोविंसेस का स्टेट को बाय कैमरल बोलते हैं। तो फर्स्ट टाइम इंडिया में बाय कैमरल इंट्रोड्यूस हुआ है, ठीक है। यहाँ पे ये भी चीज कुछ कुछ हुई है। 6 मेंबर ऑफ द वाइसरॉय एग्जीक्यूटिव काउंसिल, द एक्ट ऑल्सो रिक्वायर्ड दैट 3 ऑफ द 6 मेंबर, ठीक है, तो इंडियंस रहेंगे। इतना कुछ इंपॉर्टेंट है नहीं, थोड़ा सा पता होना चाहिए आपको, ठीक है। हाँ, ये इंपॉर्टेंट है, पब्लिक सर्विस कमीशन, है ना। जैसे
यूपीएससी होती है, यूनियन सर्विस पब्लिक कमीशन, स्टेट सर्विस पब्लिक। तो ये पब्लिक सर्विस कमीशन जो है, प्रोवाइडेड इस्टेब्लिशमेंट ऑफ द पब्लिक सर्विस कमीशन, जो एग्जाम कंडक्ट करेंगे। ठीक है, हाँ ये इंपॉर्टेंट है, 1935 एक्ट। मैंने बोला बहुत सारे जो है हमारे जो नेशनल फ्रीडम फाइटर्स थे, उन्होंने बहुत सारी डिमांड रखी है और लोगों में जागरूकता फैलाई है, तो ब्रिटिश गवर्नमेंट को कहीं तो जो है वो चीजें करनी पड़ी बाद में। ठीक है, तो बाद में उन्होंने क्या किया, जो डायर की जो इंट्रोड्यूस कहा की थी प्रोविंसेस में, उसको क्या कर दिया, हाँ उनको स्वायत्तता दे दी, ऑटोनॉमी दे दी। स्वायत्तता मतलब अभी जो है ये जो डायर की जो इंट्रोड्यूस की थी, वो जो है अभी कहां पे इंट्रोड्यूस की गई, सेंटर में। कहां पे इंट्रोड्यूस की गई, कहां से हटा दी गई, प्रोविंसेस में। मैंने बताया ना, अपने हाथ में कटोरा दे दिया था प्रोविंसेस वाला, तो इसलिए वहां से हटा के कहा, केंद्र में लगाया गया। अभी एक ध्यान में रखना, अभी जो आपको पार्लियामेंट दिखती है, संसद दिखती है, लोकसभा राज्यसभा, वो कौन से एक्ट के तहत दिखती है, 1935। और मैंने आपको एक चीज स्टार्टिंग में भी बताई थी कि अपने संविधान में मोर देन 200 आर्टिकल्स कहां से लिए गए हैं, आपका सिटीजनशिप भी यहीं से डिनोट होता है। बहुत सारी चीजें अपने यहाँ जो पंतप्रधान मंत्रिमंडल से लेके बहुत सारी चीजें यही से दिखती है आपको, 1935। ठीक है, बहुत सारे चेंजेस, सुप्रीम कोर्ट से लेके आरबीआई से लेके सब 1935। पहले फेडरल कोर्ट था। ठीक है, फेडरल कोर्ट का ही बाद में 26 जनवरी 1950 में क्या बन गया, सुप्रीम कोर्ट बन गया। ठीक है, तो ध्यान में रखना। तो यहां पे बहुत सारी चीजें हुई है, ध्यान में रखो। ठीक है, तो यहां पे आप ध्यान में रखना, दायर की कहां पे इंट्रोड्यूस किया गया, सेंटर में। कहां से हटाया गया, हाँ स्टेट से हटाया गया। ठीक है, तो ये आप ध्यान में रखना। यहां पे 3 लिस्ट बनी, फेडरल लिस्ट, प्रोविंशियल लिस्ट एंड कॉन्करेंट लिस्ट। जैसे मैंने आपको बताया ना, केंद्र सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची, तो यहां पे 3 लिस्ट फॉर्म हुई है। इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बस आपको पता होना चाहिए कि 3 लिस्ट यहां पे आई है, फेडरल लिस्ट, प्रोविंशियल लिस्ट और कॉन्करेंट। फेडरल लिस्ट पे कौन कानून बनाएगा, सेंटर का पार्लियामेंट, बरोबर है। और प्रोविंशियल लिस्ट में जो है वो प्रोविंस बनाएगा, प्रांत बनाएगा। कॉन्करेंट में दोनों बनाएंगे, सब्जेक्ट्स। ठीक है, ये अभी नहीं समझा तो भी चलेगा, बाद में तो हम लेंगे। बस एक ध्यान में रखना कि यहां पे डायर की कहां पे इंट्रोड्यूस की गई है, केंद्र में, सेंटर में। स्टेट से एबोलिश की गई, हटा दी गई है, ध्यान में रखना। ये डिफरेंस पूछते हैं, सेंटर पे कहां लगाई गई, स्टेट में कहां लगाया गया डायर की। स्टेट में 1919 के, सेंटर में 1935 के। और आपको ये भी पूछ सकते हैं, स्टेट को ऑटोनॉमी दे दी गई कि स्टेट आप आपके कानून बनाओ। अभी हम आप जैसे अभी विधानसभा के जो कानून बनते हैं, आप देखना, जो प्रोविंशियल लिस्ट में कौन बनाते हैं, मतलब स्टेट लिस्ट में कौन कानून बना रही है, स्टेट की विधानसभा बना रही है ना। तो उसमें सेंटर कुछ हस्तक्षेप कर रहा है क्या, कुछ रेगुलेट कर रहा है क्या, नहीं। मतलब ऑटोनॉमी मिल गई ना, स्टेट को मिल गई ना ऑटोनॉमी। सेम ऑटोनॉमी यहां पे दी गई कि अभी स्टेट के मैटर में सेंटर क्या नहीं करेगा, इंटरफेयर नहीं करेगा। लेकिन आप बोलेंगे सर ये तो बहुत अच्छा हो गया, ऐसा कुछ नहीं था, वो बस दिखाने के लिए था, ठीक है भाई हम आपको ऑटोनॉमी दे देते हैं, आप आपकी पार्लियामेंट रहेंगी, स्टेट की जो है स्टेट लेजिस्लेचर रहेगा, वो आप कानून बनाओगे। लेकिन उसमें जो जो सब्जेक्ट होते थे ना, उसमें रेसिड्यूरी पावर जो है वो वाइसराय के पास होता था, कि वाइसराय अगर उसको परमिशन देगा, और वाइसराय जो है जो भी बिल पास होगा विधानसभा से, वो बिल पे फाइनल से किसका रहता था, वाइसराय का। उसको लगेगा तो पास करेगा, नहीं तो जैसे अभी क्या होता है कि लोकसभा राज्यसभा से पास होने के बाद राष्ट्रपति की साइन रिक्वायर्ड होती है, तो राष्ट्रपति साइन करेगा तभी वो बिल कानून में तब्दील होगा, बरोबर है। तो उस टाइम पे किसकी साइन रिक्वायर्ड, वाइसराय की। तो रेसिड्यूरी पावर जो है, एकाधिक्य का अधिकार बोलते हैं उसको, या शेषाधिकार, किसके पास रहेगा, वाइसराय के पास रहेगा। तो बोलते ना दिखाने के लिए है, लेकिन बहुत सारी चीजें जो है वो मिल गई, इंडियन पीपल को डिस्कस कर सकते थे बहुत सारी चीजें, तो थोड़ा बहुत तो ऑटोनॉमी मिल गया था। ठीक है, वाइसराय जो कोई भी बिल को रोक के रख सकता था, कैंसिल कर सकता था,
तो रेसिड्यूरी पावर उनके पास ही मिल गया था। और अभी की जो आपको दिखती है ना सेंटर में, जो लोकसभा, राज्यसभा और लोकसभा, इसको अपर हाउस बोलते हैं, इसको लोअर हाउस बोलते हैं। तो ये जो अभी दिखती है वो कौन से एक्ट के तहत दिखती है? 1935 की। ये भी चीज आप ध्यान में रखना, अपर हाउस और लोअर हाउस जो है वो इसके तहत दिखती है। ठीक है, तो ये आप ध्यान में रखना। देन 1935 34 एक्ट के तहत आपको पता है आरबीआई सेटअप हुई है 1 अप्रैल 1935 में। तो ये जो है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट में ही हुआ है। तो इसके लिए एक्ट बना आरबीआई एक्ट 1934, आरबीआई एक्ट 1934, और 1 अप्रैल 1935 में आरबीआई बना। ठीक है, हिल्टन यंग कमीशन। ठीक है, तो हिल्टन यंग कमीशन जो है उसके रिकमेंडेशन से, हिल्टन यंग, आपको पता है आरबीआई जो सेटअप हुआ है वो कौन से बुक से हुआ है, किसी को पता है? दी प्रॉब्लम ऑफ रूपी एंड इट्स जेनेसिस, जो डॉक्टर बी आर आम्बेडकर ने जो लिखा था, है ना? तो उसी बुक से आपको पता होगा कि जब ये चल रहा था, ब्रिटिशर्स जो है वो चाहते थे कि भाई जो है हम ऐसे कुछ इंस्टीट्यूशन बनाए, कुछ फाइनेंशियल रिफॉर्म करें। तो वर्ल्ड के बहुत सारे इकोनॉमिस्ट बुलाए गए, बहुत सारे इकोनॉमिस्ट आए और सबसे राय मांगी गई कि भाई हमको फाइनेंशियल रिफॉर्म करना है, तो सब अपने सजेशन दो। तो उसी इकोनॉमिक्स में हमारे इंडिया से थे डॉक्टर बी आर अम्बेडकर। तो सबकी राय पूछी गई, सबसे लास्ट में डॉक्टर बी आर अम्बेडकर का नंबर आया। तो अम्बेडकर को बोला गया कि भाई आप राय दो आपकी। वर्ल्ड के जो बड़े बड़े इकोनॉमिस्ट थे उन्होंने तो अपनी राय दे दिया है, आप भी अपनी राय दे दो। तो डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ने बोला कि इन सब ने जो राय दी है वो मेरी बुक से दी है, और वो बुक भी मैं ही कंप्लीट कर सकता हूं। और उसी बुक का नाम था दी प्रॉब्लम ऑफ रूपी, है ना? आपको पता है ना, फर्स्ट इंडियन जो पीएचडी थे इकोनॉमिक्स में, है ना, पूरे एशिया के फर्स्ट इंडियन बी आर अम्बेडकर। ठीक है, तो उसी बुक से क्वेश्चन पूछा गया था एग्जाम में कि कौन से बुक से? दी प्रॉब्लम ऑफ रूपी। ठीक है, उसी बुक से जो है आरबीआई का इस्टेब्लिशमेंट हुआ 1 अप्रैल 1935। उसके लिए फिर हिल्टन यंग कमीशन बिठाया गया, और फिर उन्होंने बोला कि नहीं, एक भारत में ऐसी एक सेंट्रल बैंक होनी चाहिए जो सभी बैंकों को रेगुलेट करे। ठीक है, तो मैंने आपको स्टोरी बताई उसकी। तो 1 अप्रैल 1935 जो है आरबीआई एस्टेब्लिशमेंट हुआ। देन इसी एक्ट में जो है फेडरल कोर्ट, फेडरल कोर्ट, फेडरल कोर्ट सेटअप हुआ। यही फेडरल कोर्ट है जो बाद में 26 जनवरी 1950 को क्या बनता है? सुप्रीम कोर्ट बनता है। एक बार क्वेश्चन ऐसे पूछा गया था एग्जाम में कि जैसे देखो, पहले सबसे नीचे लोअर कोर्ट है, अभी लोअर कोर्ट के ऊपर जाना है तो आप कहा जा सकते हो? हाई कोर्ट जा सकते हो, है ना? आपको जस्टिस नहीं मिला तो आप कहा जा सकते हो हाई कोर्ट। हाई कोर्ट के ऊपर अभी क्या आ गया? फेडरल कोर्ट आ गया। अभी फेडरल कोर्ट के ऊपर भी जाना है तो अभी देखो देखो अपने आप, अभी अपने यहां जो है सुप्रीम कोर्ट सबसे ऊपर है, उसके ऊपर कहीं नहीं जा सकते। पता है ना आपको, सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट फाइनल रहेगा। ठीक है, आप वहां पे लगे तो रिपीटिशन डायल कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन यहां पे जो है वो होता था प्रीवी काउंसिल, जो कहां पे होती थी? कहां पे होती थी? ब्रिटेन में होती थी। ये क्वेश्चन पूछा गया था। फेडरल कोर्ट के ऊपर आप कहां पे जस्टिस के लिए डिमांड कर सकते हैं? कहां पे? ब्रिटेन में। कहां पे? प्रीवी काउंसिल के पास। ध्यान में रखना, जस्ट मैंने बताया आपको। समझा क्या आपको? किसी को नहीं समझा? आपको पता है ना, जो लोकमान्य तिलक जो है वो केस दायर करने के लिए गए थे यही प्रीवी काउंसिल में, कि क्या हो गया था कि उनको असंतोष का जनक बोला गया था। वैलेंटाइन चिरोल के बुक में वो एक नॉवेल पब्लिश किया था, उसमें वो बोला गया था कि फादर ऑफ इंडियन अनरेस्ट बोला गया था उनको। फादर ऑफ इंडियन अनरेस्ट किसको बोला गया था? किसने बोला था? वैलेंटाइन चिरोल ने बोला था। किसके बारे में बोला था? ये हिस्ट्री में क्वेश्चन आता है, किसके बारे में बोला था?
लोकमान्य तिलक के बारे में, असंतोष का जनक बोलते, फादर ऑफ इंडियन अनरेस्ट। तो वो केस फाइल करने के लिए गए थे ये। ठीक है, तो प्रीवी काउंसिल जो है वो कहां पे होती है? तब तो फेडरल कोर्ट भी नहीं था, तब डायरेक्ट हाई कोर्ट के ऊपर। समझ गया आपको? अभी क्या है, समझा आपको? ठीक है, प्रीवी काउंसिल जो सबसे ऊपर कहां पे? ब्रिटेन में। समझा ना आपको? हाँ, ये आप ध्यान में रखो, ये सब चीजें हुई है। ये बाकी थ्री लिस्ट वगैरह ये सब तो आपको इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। ये सब्जेक्ट कितने होते थे ये भी दिया है, ये आप बस पढ़ लेना, इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। ठीक है, ये डायर की तो मैंने बताया था ना, है ना? प्रोविंसेस को ऑटोनॉमी मिली, देखो मिली है। और जो है कहां पे इंट्रोड्यूस किया? अभी सेंटर में। समझ गया? ये सब मैंने आपको बताया है। ठीक है, हाँ, बायकैमरल देखो कहां पे इंट्रोड्यूस किया गया था? 6 प्रोविंसेस में। बायकैमरल जो है अभी अपने यहाँ पे अभी भी 6 इसमें है, मैंने बताया अभी ताजकुंभा ये जो ट्रिक बताया था। तो यहाँ पे भी बायकैमरल कितने स्टेट में, प्रोविंसेस में था? 6 प्रोविंसेस में था। आप जस्ट पढ़ लो एक बार। फेडरल कोर्ट मैंने आपको बताया अभी, फेडरल कोर्ट सेटअप हुआ है। ठीक है, ये 6 प्रोविंसेस कौन से थे ये भी दिया गया है। बायकैमरल मतलब दो सभागृह कहां कहां पे थे, ये 6 इसमें। ठीक है, हाँ, एबोलिश द काउंसिल ऑफ इंडिया, काउंसिल ऑफ इंडिया भी एबोलिश किया गया था, क्योंकि अभी उसका काम ही नहीं है ना, कानून यहां पे बन रहे हैं, कानून यहां पे बन रहे हैं, तो काउंसिल का अभी काम ही नहीं है ना? अभी जो अपर हाउस एंड लोअर हाउस आ गया तो काउंसिल का कोई काम नहीं है अभी। समझ गया? ये सब चीजें हुई है। और लास्ट वाला है 1947 एक्ट। ये जो लास्ट एक्ट बना है, इंडिपेंडेंस एक्ट, जिसमें भारत को आजादी मिली है, भारत को आजादी मिली है। ठीक है, ध्यान में रखना। इसके पहले हम देखेंगे कुछ जब मैं कॉन्स्टिट्यूशन की ये पढ़ाऊंगा तो मैं आपको पढ़ाऊंगा कि ऑगस्ट ऑफर पढ़ाऊंगा 1940, देन क्रिप्स मिशन पढ़ाऊंगा मैं आपको 1942, देन वेवेल योजना, वेवेल प्लान 1945, और सबसे लास्ट में जो है कैबिनेट मिशन। आप कल इसको पढ़ के आना, मतलब मंडे को हम देखेंगे। हाँ, कैबिनेट मिशन 1946, ये चारों पढ़ के लाना, क्योंकि जो हमारा कैबिनेट मिशन जो है ना, उसी के तहत संविधान सभा गठित हुई। देखो क्या हो रहा है अभी, देखो क्या हो रहा है, 1939 में सेकेंड वर्ल्ड वॉर स्टार्ट हो जाता है, दूसरा महायुद्ध चालू हो जाता है। अभी दूसरे महायुद्ध में जो है क्या हो गया कि ब्रिटेन जो है वो आग में कूद गया दूसरे महायुद्ध में, और उसने ये भी डिक्लेयर कर दिया कि भारत भी युद्ध में शामिल है, क्योंकि हमारे यहाँ किसका शासन था? ब्रिटेन का। तो भारत भी इसमें शामिल है। अभी भारत के लोग तो नाराज होंगे ना, भाई हमसे तो पूछा ही नहीं, हम तो संसद में भी है, हमसे तो पूछा ही नहीं है। तो उसके वजह से हमने क्या कर दिया, आपको पता है, सभी मिनिस्ट्री रिजाइन कर दिया। बराबर है? हाँ, वही तो सुभाष चंद्र बोस, आपको पता होगा ना, उसने कांग्रेस के अध्यक्ष से भी इस्तीफा दे दिया था। ठीक है, त्रिपुरा और हरिपुरा सेशन के अध्यक्ष थे वो, बाद में हम देखेंगे हिस्ट्री में। तो फिर बाद में क्या हुआ, अंग्रेजों को लगा कि यहाँ के लोगों को शामिल करना भी जरूरी है, तभी लोग पार्टिसिपेट करेंगे वॉर में, हमारे साथ लड़ेंगे, तो इंडिया का शामिल होना भी जरूरी है। तो फिर हमको क्या हो गया, हमको लॉलीपॉप देना चालू हो गया। क्या देना चालू हो गया? लॉलीपॉप देना चालू हो गया। चलो भाई, मान जाओ यार, मान भी जाओ, है कि नहीं? तो ये पहला था ऑगस्ट ऑफर, कि इसमें बोला गया कि आपको डोमिनियन स्टेटस दिया जाएगा। डोमिनियन स्टेटस मतलब क्या होता है कि इंटरनल ऑटोनॉमी पूरी रहेगी, सेंटर में जो है रूल किसका रहेगा? ब्रिटेन का रहेगा। इंटरनल ऑटोनॉमी जैसे अभी देखो, राज्यों को अभी अधिकार है ना पूरा, वो अपने कानून बना सकते हैं, अपनी राज्य व्यवस्था चला सकते हैं ना। ऊपर में कौन है? अपना केंद्र सरकार है। उसी तरह उन्होंने बोला डोमिनियन स्टेटस हम देंगे। जैसे ही वॉर खत्म हो जाता है, आपके लिए संविधान बनाया जाएगा और आपको क्या मिलेगा? डोमिनियन स्टेटस मिलेगा। तो ये चीजें बोली गई। क्रिप्स मिशन में, इसको तो क्रिप्स मिशन को पोस्ट
पोस्ट डेटेड चेक ऑफ करप्ट बैंक बोला था गांधी जी ने, बुड़ित बैंक का पोस्ट डेटेड चेक। मतलब बैंक डूब गई है और हमको क्या मिला है, पोस्ट डेटेड चेक मिला है ना। क्योंकि घुमा फिरा के वही चीज, क्योंकि उसके बाद हमारा जो डिमांड हुआ है वो हुआ है कंप्लीट इंडिपेंडेंस का। हम देखेंगे वो भी चीज। हमने हमको डोमिनेंस स्टेटस चाहिए क्या? अभी नहीं चाहिए हमको, कंप्लीट। आप जाओ भाई यहां से, हमारा सिर मत खाओ, बस आप यहां से निकल जाओ, हमको कुछ नहीं चाहिए। हम ये बोलेंगे कि नहीं तुम ऊपर में रूल करो, हम अंदर हम खुश रहेंगे, ऐसा बोलेंगे क्या? नहीं बोलेंगे। आप जाओ भाई, किसी हम आप चाहिए नहीं हमको, ब्रिटिशर्स का चाहिए नहीं हमको। तो इसीलिए फिर क्रिस मिशन को भी उसने घुमा फिरा के वही बोल दिया, डोमिनियन स्टेटस, आधिपत्यशाली स्वराज्य। तो हम एक्सेप्ट करेंगे क्या उसको? नहीं करेंगे। और वेवेल प्लान में भी वही चीजें घुमा फिरा के बोल दिया, कि बोला कि भाई हाँ गवर्नर हमारा रहेगा, मिलिट्री जनरल हमारा रहेगा, बाकी सब तुम्हारे रहेंगे। फिर भी तो ऊपर तो उनका ही रहेगा ना। हम मानेंगे क्या वो चीजें? नहीं मानेंगे। हाँ, कैबिनेट मिशन में बोला गया था। हमने कैबिनेट मिशन क्यों एक्सेप्ट किया? और तब हमने डोमिनेंस स्टेटस भी एक्सेप्ट किया। क्यों? क्योंकि उन्होंने बोला कि जैसे ही आपकी संविधान सभा गठित हो जाएगी, कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली फॉर्म होंगी, और जैसे ही आपका संविधान बन के तैयार हो जाएगा, आपको क्या मिलेगा? इंडिपेंडेंस मिल जाएगा। मतलब यहां पहली बार बोला गया कि भारत को क्या मिलेंगी? आजादी मिलेंगी। तब टेम्पररी हमने डोमिनेंस स्टेटस एक्सेप्ट किया। आधिपत्य खाली ठीक है भाई, कुछ दिन आप रह लेते हो, रह लो, रह जाओ। अपन मेहमान आते हैं ना, मेहमान जैसा रह ले भाई कुछ दिन की तो बात है, तो फिर तो आजाद, फिर तो जाने वाले हैं। तो वैसे ही हमने इसमें जो है कैबिनेट मिशन में जो है हमने क्या किया? डोमिनेंस स्टेटस एक्सेप्ट किया। क्योंकि इसमें किसकी बात की गई? हाँ, इंडिपेंडेंस की बात की गई। बाकी इसमें की गई क्या? नहीं। तो इसीलिए कैबिनेट मिशन भी जो है ये इंपॉर्टेंट है। और उसके बाद जो है आप देखेंगे ये इंडिपेंडेंस एक्ट हुआ है। इसके इसके बाद एटली की घोषणा, मैं नोट्स भेजूंगा कुछ। एटली जो है, अनाउंसमेंट ऑफ एटली, एटली की घोषणा, उसने बोला था कि 30 जून 1948 तक आपको आजादी मिलेगी। कितने जून? 30 जून 1948 तक आजादी मिलेंगी। मतलब 48 में मिलनी थी हमको आजादी, लेकिन बीच में ही माउंटबेटन को भेज दिया जून में। माउंटबेटन को भेज दिया, किसके लिए भेजा? कि भारत का विभाजन करने के लिए, इंडिया पाकिस्तान बनाने के लिए, और दोनों को आजादी दिलाने के लिए, और दोनों की सीमा, जैसे आपको पता है इंडिया पाकिस्तान में जो लाइन है उसको क्या बोलते हैं? बताओ कोई। इंडिया पाकिस्तान जो बॉर्डर है उसको क्या बोलते हैं? वो तो बोलते ही है, लेकिन उसका नाम है, वो तो है रेड क्लिफ, रेड क्लिफ लाइन। हाँ, रेड क्लिफ। और इंडिया चाइना में मैकमोहन है। और डुरांट लाइन जो है इंडिया अफगानिस्तान में। ये आपको ज्योग्राफी में क्वेश्चन पूछते हैं, वो तो ज्योग्राफी में पढ़ाऊंगा मैं। ठीक है, तो समझा? तो ये 1947 एक्ट, जहां पे इट डिक्लेयर इंडिया एज ए इंडिपेंडेंट एंड सॉवरेन स्टेट। सॉवरेन मतलब क्या होता है पता है? कि कोई भी फॉरेन रूल नहीं रहेगा। ठीक है, तो यहां पे देखो, सार्वभौम, हम सार्वभौम है, अभी सॉवरेन स्टेट है, बराबर। हमारे प्रियम्बर में भी दिया है, इंडिया दैट इज भारत, जो वी द पीपल ऑफ इंडिया, है ना, हैविंग सॉवरेन सोशलिस्ट सेकुलर डेमोक्रेटिक। तो सॉवरेन मतलब क्या होता है? कि भाई कोई भी फॉरेन रूल हम पे रूल नहीं कर रहा, हम हमारे डिसीजन खुद ले सकते हैं। ठीक है, तो कौन से एक्ट से हुआ इंडिया सॉवरेन? ठीक है, ये वहां पे पास किया गया, ये एक्ट कहां पास किया गया? ब्रिटेन की पार्लियामेंट में, क्लेमेन एटली, तब प्राइम मिनिस्टर थे वहां के। ठीक है, तो ये आप ध्यान में रखना। इस्टेब्लिशमेंट ऑफ रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट बोथ द सेंटर एंड स्टेट, है ना, नेहरू के इसमें गवर्नमेंट फॉर्म हुई सेंटर में, और प्रोविंसेस में गवर्नमेंट फॉर्म हुए हैं। ठीक है, हाँ, वाइसराय की जगह अभी क्या रहेगा? गवर्नर, लेकिन वो भी नॉमिनल हेड रहेगा। जैसे अभी कौन है प्रेसिडेंट, नॉमिनल हेड है, उसी तरह रहेगा। पहला गवर्नर कौन है आपको पता है? ये माउंटबेटन ही है, इंडिपेंडेंस इंडिया का। फर्स्ट इंडियन गवर्नर कौन है बताओ?
सी राजगोपालचारी है ना, फर्स्ट इंडियन सी राजगोपालचारी है। और पहले स्वतंत्र भारत के, इंडिपेंडेंस इंडिया के फर्स्ट गवर्नर जो थे माउंटबेटन थे, लेकिन फर्स्ट इंडियन गवर्नर कौन थे? सी राजगोपालचारी। ठीक है, वो तो हम देखेंगे बाद में, जस्ट मैं बता रहा हूं आपको। अब इसके बाद हम वही देखने वाले हैं कि हमारा संविधान कैसे बना, क्या बना, संविधान सभा कैसे गठित हुई, कौन कौन सी कमिटीज थी, उसमें ड्राफ्टिंग जो मसौदा समिति थी उसका क्या काम था, वो सब चीजें हम देखने वाले हैं। और कौन कौन से देश से हमने क्या क्या लिया है, तो वो सब चीजें हम देखेंगे। ठीक है, बाकी तो आप नोट्स में देख लेना, इतना ये है नहीं। ठीक है, पार्टीशन ऑफ इंडिया मैंने बताया था, भारत का विभाजन हुआ है ना। आपको पता है कि इंडिया और पाकिस्तान बना है 14 अगस्त पाकिस्तान और 15 अगस्त इंडिया, तो पार्टीशन हुआ है। और रेड क्लिफ लाइन मैंने आपको बताया था, है ना। ठीक है, और ये सेक्रेटरी ऑफ स्टेट अभी क्या, इसका काम ही नहीं है ना अभी, भारत मंत्री का कुछ काम है क्या अभी सेक्रेटरी ऑफ स्टेट का? अबोलिश किया गया। ऑफिस ऑफ वाइसरॉय भी अबोलिश किया गया, अभी काम है क्या उनका? नहीं है, भारत को आजादी मिल गई है। बाउंड्री डिमार्केशन हुआ है इंडिया पाकिस्तान में, जैसे मैंने बोला रेड क्लिफ लाइन, ठीक है, तो वो हुआ है। ठीक है, और गवर्नर जनरल को अपॉइंट किया गया, ये सब चीजें हुई है। ठीक है, तो नेक्स्ट लेक्चर में क्या क्या पढ़ना है आपको पता है, मैंने कुछ बताया है आपको। और फिर कैबिनेट मिशन के तहत जो हमारी संविधान सभा गठित हुई है, तो संविधान सभा के बारे में हमको देखना है, कौन कौन सी कमिटीज में क्या क्या वर्क होता था वो हमको देखना है। देन कहाँ कहाँ से हमने बोरो किया था, वो सब हमको चीजें देखने हैं, और उसमें बहुत सारे फैक्ट्स आपको पूछते हैं। ठीक है, चलो फिर, और कुछ डाउट है किसी को, कुछ पूछना है? ठीक है, इस पे हम टेस्ट भी लेंगे, तो आप रेडी रहना, हम टेस्ट लेंगे, कभी भी ले सकते हैं, ऐसा जरूरी नहीं कि मंडे को ही लेंगे। ठीक है, लेकिन आप पढ़ के आओ। ठीक है, चलो फिर।